मैं अपने सिद्धांतों से डिगने वाला नहीं हूँ। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात से असहमत होंगे तो जैसा वो निर्देश करेंगे मैं उसका पालन करूँगा, लेकिन अपनी सच्चाई को, अपने जीवन के जो मेरा लक्ष्य सिद्धांत है उससे मैं डिगने वाले कामों में विश्वास नहीं रखूँगा। महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त शशांक चौधरी के बीच चल रही तनातनी अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज महापौर विनोद अग्रवाल ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक और जो पोस्ट है वो डाली है। उसमें और पोस्ट में खुलासा किया है कि प्रशासन की तरफ से कार्य नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन कार्य करने का जो वायदा है वो किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए महापौर विनोद अग्रवाल साहब मौजूद हैं। सर, आज एक एफबी पर आपने एक पोस्ट डाली है जिसमें लिखा गया है कि प्रशासन ने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया, लेकिन कागज़ों में उस कार्य को पूरा दिखाया गया है। क्या मामला है और इस तरीके की जो तनातनी है कब जाकर रुकेगी? देखिए, आज सुबह जब मेरी नींद खुली और मैंने अखबार पढ़ा तो ये खबर मेरे सामने आई। एक हस्ताक्षर ने रोका 182 करोड़ के विकास का प्रस्ताव। मैं आपको बता दूं पवन जी कि ये 182 करोड़ का नहीं, ये मैक्सिमम 5 से लेकर 10 करोड़ तक का प्रस्ताव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन नगरोदय योजना के अंतर्गत किया है, जिसमें 762 नगर निकाय शामिल हैं, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत। आबादी के हिसाब से, आबादी के अनुपात में इन योजनाओं के अंतर्गत आवंटन होता है। उस प्रतिशत के हिसाब से 5 करोड़ रुपए का आवंटन मथुरा के लिए होना होता है, लेकिन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मथुरा पर विशेष कृपा है तो 10 करोड़ रुपए के लगभग तक भी इसका आवंटन मथुरा के लिए हो सकता है। लेकिन 182 करोड़ का प्रस्ताव अधिकारियों ने बनाकर भेजा है। ये अपने आप की वाहवाही लूटने के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए भेजा गया है, क्योंकि अधिकारी तो 3-4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसकी जवाबदेही जनप्रतिनिधियों के ऊपर आती है। जनता जब पूछती है कि आपने 182 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था, 182 करोड़ रुपए के काम कहाँ हुए? आपने कई बार सुना होगा कि पब्लिक कहती है कि हज़ारों करोड़ रुपए के काम हो गए, लेकिन धरातल पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये इन अधिकारियों की कारगुजारी की वजह से ही होता है, जनप्रतिनिधियों के ऊपर आरोप आते हैं। यह जब 5 से लेकर 10 करोड़ की योजना है तो आपको क्या ज़रूरत है 182 करोड़ का प्रस्ताव भेजने की? पहली बात। और मैं इन चीज़ों का आदी नहीं हूँ कि चीज़ों को अत्यंत बढ़ा चढ़ा कर दिखाऊँ। लगभग की स्थिति में हम मान लीजिए 15 करोड़ का प्रस्ताव भेज दें और 10 करोड़ आए, कोई बात नहीं, बाइबल है, इतना जनता भी मान लेती है, हम भी जवाब देने में सक्षम होते हैं। लेकिन 182 करोड़ का प्रस्ताव भेजेंगे, 10 करोड़ आएंगे तो हम किस प्रकार से जवाब देंगे? जनता तो ये उसकी जानकारी में होगा कि 182 करोड़ शासन से आ गया है। आज की खबर पढ़ने के बाद जनता के दिमाग में तो ये रहेगा कि 182 करोड़ रुपये आए। अब वो 182 करोड़ कहाँ लगे, जनता हमसे निश्चित रूप से पूछेगी। ये अधिकारी तो उस समय जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हम उस समय क्या जवाब देंगे, क्योंकि हमारे सिग्नेचर भी उस पर कराए जा रहे थे, तो हम जवाब देने में भी संकोच महसूस करेंगे, क्योंकि हमने स्वयं सिग्नेचर की 182 करोड़ रुपये। जनता हमसे पूछेगी, बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो कागज़ों को रखते हैं संभाल कर, वो हमसे पूछेंगे। तो ऐसी बढ़ा चढ़ा कर बातें करने में मेरा कोई विश्वास नहीं है। दूसरा, यदि मैं उस कमेटी का अध्यक्ष हूँ जिसके सिग्नेचर के लिए मेरे से कहा जा रहा है, ये जो अखबार में न्यूज़ छपी है, यदि मैं अध्यक्ष हूँ उस कमेटी का, तो मेरे साथ डिस्कस करके योजनाएं बनाई जानी चाहिए थी। मेरे पास एक फ़ाइल भेजी गई जिसमें कहा कि सभी के दस्तखत हो गए हैं सर, आप इसमें दस्तखत कर दीजिए। क्या मैं दस्तखत करने के लिए चुना गया हूँ जनता के द्वारा, या योजना सही परिप्रेक्ष्य में बने, सही उनका कार्यान्वयन हो, इसके लिए चुना गया? आप बताएं, जनता बताए। मैं आपके और जनता के सामने प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने केवल एक योजना पर मेरी नगर आयुक्त महोदय से डिस्कस हुआ था। गांधी पार्क जो शहर के बीच में पड़ता है, आपने भी शायद देखा होगा, हार्ट ऑफ द सिटी है। किसी ज़माने में जब हम बच्चे थे तो वह बहुत सुंदर पार्क हुआ करता था, बहुत अच्छी वहाँ बिल्डिंग बनी हुई थी, हॉस्पिटल था, लाइब्रेरी थी, आदि आदि कई वहाँ प्रकल्प थे। इसके अलावा 2 विद्यालय एक बिल्डिंग में चलते हैं गांधी पार्क में, जो कि जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। एक बहुउद्देशीय हॉल है, उसका भी नगर आयुक्त महोदय ने स्वयं कहा कि इस हॉल को भी तोड़वाकर हम दूसरा बनवा देंगे, अच्छा 2-3 मंजिल का, और यहाँ काफ़ी अच्छा स्थान है। उनका स्वयं एप्रिसिएशन उन्होंने किया था कि मेयर साहब आपने बहुत अच्छा, सर आपने बहुत अच्छा बताया है, ये स्थान तो बहुत अच्छा साबित होगा। तो उस योजना को बनाने में ही मुझे लगता है कम से कम हमें 20 से 25 करोड़ रुपये चाहिए होंगे।
तो मेरा विश्वास तो ये है कि हमें वो 20-25 करोड़ रुपए की वही योजना भेजनी चाहिए थी। हम 10 योजना भेजेंगे, 10 योजना में से कौन सी योजना पास होकर आएगी हमें कोई पता नहीं है, और हमारे लिए बाइबल नहीं होगी। उस योजना के लिए पैसा आ जाएगा, हम क्या करेंगे उस योजना का? हम उस योजना को भेजें, लक्ष्य करके, टारगेट करके हम उस योजना को भेजें जो हमारे लिए, शहर के लिए बाइबल है। क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, बचपन भी बीता है मेरा यहाँ, मेरी 65 वर्ष की अवस्था है, मुझे मालूम है कौन सी योजना, कौन सी ज़रूरत मथुरा शहर की है, मथुरा वासियों की क्या ज़रूरत है, वो मुझे पता है। अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है, ये बाहर से आते हैं, अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, चले जाते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं होता है कि आपके शहर ने तरक्की की या नहीं की। केवल उनको चिंता रहती है कि मुख्यमंत्री जी के गुड लिस्ट में मैं आ जाऊँ और मुझे अगली पोस्टिंग अच्छी मिल जाए। ऐसे में हमारा कर्तव्य ये है, क्योंकि हमें तो ज़िंदगी भर यहीं मथुरा में रहना है, हम जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो भी यहीं रहेंगे। तो हमें चिंता रहती है कि जनता के लिए बाइबल कौन सी योजना हो, जनता के उपयोग की कौन सी योजना हो। इसके लिए हमने उनसे कहा कि हमारे सामने प्रस्ताव दीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए कि ये योजनाएं आपने क्यों बनाई है, कैसे आपने अपने आप बना ली, और अब बना ली हैं तो कम से कम हमें प्रेजेंट तो कीजिए, प्रेजेंटेशन तो दीजिए कि ये योजना इसलिए बनाई गई, इस हेतु के लिए बनाई गई। लेकिन कोई उनके पास जवाब नहीं है। अधिकारियों का कहना है, आपका कहना है कि आपको अवगत नहीं कराया गया, लेकिन अधिकारियों का जो कहना है कि हमारे द्वारा 10 योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें टीएम साहब के अलावा और भी वरिष्ठ अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन आपने उस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जी, जब मैं एक कमेटी का अध्यक्ष हूँ तो मेरे बिना बैठक कैसे हो गई, आप ये बताइए, स्वयं बताइए कि जब उस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरे बिना वो बैठक कैसे हो गई। ये बैठक हुई या नहीं हुई आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। और अगर मेरी आवश्यकता उस बैठक में नहीं थी तो मेरे हस्ताक्षर की आवश्यकता क्या है? आप भेजिए स्वयं शासन को, आप बनाइए। यदि हस्ताक्षर होंगे तो मैं लायबल हूँ, यदि हस्ताक्षर नहीं है मेरे तो मैं जनता से कहूँगा मुझे पता नहीं कौन सी योजना बनी, कौन सी आई, मुझे पता नहीं है। लेकिन हस्ताक्षर करने के बाद मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि जनता की बातों का मैं जवाब दूँ। इसलिए मैंने ये कहा है कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा इन योजनाओं से, मैं सिग्नेचर कैसे कर सकता हूँ? आप बताइए, जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुँह मोड़ लूँ? तो आपने वहाँ बैठक में कहा था, जो तत्कालीन पार्षदों की बैठक बुलाई गई थी, आपने उसमें कहा था कि सारे पार्षद हमारे साथ हैं, लेकिन अब एक के बाद एक जो पार्षद हैं वो आपके विरोध में उतरते आ रहे हैं, लगातार अपना बयान दे रहे हैं। आज नगर आयुक्त साहब से भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा मैं अपना वर्जन ना देकर आप पार्षदों से बात कर लीजिए, पार्षद ही बता देंगे कि किस तरीके की उनके साथ जाति की जा रही है। देखिए, नगर आयुक्त महोदय, निश्चित रूप से मैं विभाग कहूँगा कि यहाँ राजनीति का अखाड़ा उन्होंने बना दिया है। यदि उनको राजनीति करनी है तो वे अपना लोक सेवक का लवादा उतारें और राजनीति के मैदान में आएँ, क्योंकि उनके पास फंड है, उनके पास एक अधिकार सरकार ने दिया हुआ है 10 लाख रुपए तक के टेंडर करने का। और 10 लाख रुपए के टेंडर का भी अधिकार हालांकि उनका संपूर्ण नहीं है, उसके भी अवलोकन की उनकी दायित्व है कि महापौर से अवलोकन कराएं। मैं आपके सामने ये क्लॉज दिखा रहा हूँ कि ये जूम करके देखिए जग्गा जी, ये क्लॉज है, धारा 117 एक्ट की है, जिसके अंतर्गत महापौर के निर्देशन में या सामान्य निर्देशन महापौर का होता है। इसमें लिखा है नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 117 की उपधारा 5 के अनुसार नगर आयुक्त को महापौर के सामान्य निर्देशन में नगर निगम के कार्यों को संपादित करने का दायित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम अधिनियम के अनुसार जिन विषयों में कार्यकारिणी या सदन की अनुमोदन की आवश्यकता हो वहाँ नियमानुसार कार्यकारिणी या सदन का अनुमोदन लेना आवश्यक है। बाकी सभी विषयों में नगर आयुक्त महोदय को महापौर के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना है। ये आप जूम करके अपने कैमरे पर दिखाइए। इसका भी हमारे नगर आयुक्त महोदय पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, वह हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि या हमसे कहते हैं कि आपके प्रस्ताव, हमने जो बोर्ड में प्रस्ताव पास किए वह उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज एक लेटर आया कि प्रस्ताव संख्या 15 के अलावा जो भी प्रस्ताव हैं वो खारिज किए जाते हैं एक्ट के अनुसार। ये आप जूम करिए, फिर ये नीचे ये मेरी उंगली है जहाँ प्रस्ताव संख्या 1, ये जहाँ मेरी उंगली है, इसमें लिखा हुआ है अन्य विषय महापौर महोदय की अनुमति से, लिखा है। इस पर सिग्नेचर हो रहे हैं अपर नगर आयुक्त और फिर मेरे यानी महापौर के। तो ये अगर विंडो नहीं थी, महापौर की अनुमति से प्रस्ताव नहीं हो सकते थे, तो ये क्लॉज उन्होंने क्यों दिया, एजेंडा में क्यों भेजा। तीसरी बात, जवाहराट का एक वो विषय पार्षद हमारे छोटे भाई हैं सभी, वो उठाते हैं कि जवाहराट को इन्होंने प्रेशराइज करके प्रस्ताव को पास कराया है। ये प्रस्ताव मेरा नहीं है,
ये प्रस्ताव संख्या 24, ये जूम करके फिर देखिए। इसमें लिखा है, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास अनुभाग 7, लखनऊ, दिनांक 6 दिसंबर 2023 द्वारा जवाहर हाट मथुरा में बसाए गए शरणार्थी परिवारों के सिंधी जनों को स्वामित्व सौंपने के संबंध में है। उपरोक्त के संबंध में जवाहर हाट व्यावसायिक समिति मथुरा दिनांक 28/10/23 द्वारा एक पत्र दिया गया है के क्रम में माननीय सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है और इसके उत्तर में प्रस्ताव पढ़ा गया। माननीय सदन अवगत हुआ, शासन की स्वीकृति उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाए। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यह कार्रवाई हुई। आज एक पत्र मेरे पास आया है जो नगर आयुक्त महोदय ने लिखा है कि प्रस्ताव आनन फानन में पढ़ा गया और उसे खारिज किया जाता है। आनन फानन कौन सी चीज़ होती है, ये मेरी समझ में नहीं आया। इसमें स्पष्ट लिखा है, अगर आनन फानन में था और स्वीकार नहीं था तो इसमें लिखते ना हो। इसमें क्यों लिखा उन्होंने कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ? या आप भी बैठक में रहते हैं, शायद उस बोर्ड बैठक में भी होंगे, आनन फानन जैसी कोई स्थिति थी क्या? हुआ प्रस्ताव आनन फानन में कभी पढ़े जाते हैं, कभी स्वीकार किए जाते हैं क्या? विधिवत प्रस्ताव और सरकारी प्रस्ताव था, ये मेरा प्रस्ताव भी नहीं था। हाँ, मैंने आग्रह जरूर किया था क्योंकि 75 वर्ष से उन सिंधी जनों का अधिकार नहीं मिल रहा है और मैं स्वयंसेवक हूँ। स्वयंसेवक होने के नाते मुझ पे ये कहा जा रहा था कि आप स्वयंसेवक, क्योंकि ये लोग शरणार्थी हैं, पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने इनके लिए थोड़ा प्रयास ये किया कि भाई जब उनका अधिकार है तो उस प्रस्ताव को लाया जाए और हमें प्रस्ताव पास करके शासन को भेजना है, निर्णय शासन करेगा। तो उसमें हमारा कहाँ रोल रह जाता है विशेष? हमारा कोई विशेष रोल नहीं रहता है। हमें अच्छी चीज़ों को पास करना ही चाहिए, लोक हित में हमें कार्य करना ही चाहिए, उसी के लिए हमारा चयन होता है, जनता हमें चुनती है। उसमें ये आरोप लगाना ये नितांत निंदनीय है और वह अपने गिरेबान में जाकर देखे जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा, उनकी कार्यशैली या उनके क्रियाकलाप कैसे हैं और मेरे कैसे हैं। मेरा जीवन निष्कंटक है, आप सभी जानते हैं। पत्रकार जो आपके पार्षद हैं चंदन आहूजा, उन्होंने एक पत्र आपके नाम लिखा है, उसमें लिखा गया है कि राजीव सिंह जो हैं उनसे आपने 10 लाख की चौथ वसूली मांगी है। वहीं नियम के विरुद्ध आपने जो कैबिनेट जो सदस्य की जो कमेटी बनाई थी उसका गठन जो आपने किया है। देखिए, 10 लाख वाला जो आपका प्रश्न है उस पर मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। ये उत्तर समय आने पर जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो वहाँ दिया जाएगा। लेकिन अगर कमेटी कार्यकारिणी गलत गठन हुआ था तो नगर आयुक्त महोदय जिस समय कमेटी का गठन हुआ था वहाँ मेरे बगल में बैठे हुए थे। उसके बाद एक कार्यकारिणी की बैठक भी हो गई, उसमें भी नगर आयुक्त महोदय मौजूद थे। उनके स्वयं के प्रस्ताव थे सरकारी उसमें और पार्षदों के प्रस्ताव थे। विधिवत कार्यकारिणी की बैठक चली। लेकिन एक प्रस्ताव, मुझे लगता है कि एक प्रस्ताव से उनको विशेष आपत्ति थी कि 25 लाख रुपए का जो एलोकेशन हमने सभी पार्षदों के लिए किया, 25 लाख रुपए का, और उसमें ये क्लॉज था, एक प्रस्ताव ये था कि ठेकेदारों के भुगतान लेट होने के कारण और ठेकेदार ठेका नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2 से टेंडर रिलीज हुए, उसमें से 100 टेंडर भी बड़ी बमुश्किल ठेकेदारों ने लिए। तो जब जानकारी और बातचीत में पता लगा कि ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहे हैं, इसलिए ठेकेदार परेशान है और वो काम करने को इच्छुक नहीं है। तो मैंने एक प्रस्ताव पास किया कि राज्य वित्त के जो हमारे ठेके के पैसे, ठेकेदारों के पैसे अटके हुए हैं, उनके कार्य पूर्ण होने के बाद, राज्य वित्त के फंड से कार्य पूर्ण होने के बाद, आप लैंग्वेज को मेरी को पूरी को ध्यान से सुनना, राज्य वित्त के फंड से ठेकेदारों के कार्य पूर्ण होने के 1 महीने के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यदि उस कार्य में अनियमितता नहीं है, उसमें 15 दिन के अंदर पार्षद को प्रमाण पत्र उनको देना था या शिकायत देनी थी। तो ये जो 1 महीने के भुगतान का जो मेथड था, अधिकारियों को ये रास नहीं आया। मुझे लगता है उनको ये लगा जब 1 महीने में हमें भुगतान करना ही है तो हमारे जो हेतु हैं वो कैसे सिद्ध होंगे, इसलिए उन्होंने उस प्रस्ताव में अपनी विशेष आपत्ति लगाई। और मुझे लगता है कि यह विषय उनकी अरुचि का रहा, उनके किसी मंतव्य को फेल करने वाला रहा। मुझे लगता है ये 2 विषय उनके लिए विशेष रूप से
ऐसा लगा उनको कि ये प्रस्तावों को खारिज कर दिया जाए और इसको लेकर उन्होंने ये प्रस्ताव खारिज हुए। मैं शासन तक जाऊंगा, निश्चित रूप से लोक हित में काम कर रहे हैं। जो हमारे टेंडर 25 से 30% बिलो जाते थे, वह इन पेमेंट लेट होने के कारण 5% बिलो में पार्षदों को काम करवाने में भी दिक्कत हो रही है। निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से 20% का इसमें राजस्व हानि हो रही है और जनता के काम भी नहीं हो पा रहे हैं। मैं इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख सारे विषयों को रखूंगा। जलकल का जैसा आप पहले भी एक बाइट ले चुके हैं कि 45% में जो काम होते थे 88-89% में पुल बनाकर दे दिए गए। मैं ये सारे विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखूँगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है, स्पष्ट उनकी कार्यशैली है कि मैं अनियमितता नहीं होने दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अराजक प्रदेश था हमारा उत्तर प्रदेश, उसको आज नंबर 1 है उसमें कानून व्यवस्था के मामले में। विकास के रास्ते पर आज हमारा प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लगभग नज़दीक है। ऐसे लोकप्रिय शासक जिनकी पूरे विश्व में आज डिमांड है, ऐसे लोकप्रिय शासनकाल में मथुरा नगर निगम में अधिकारियों के द्वारा किस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। केवल महापौर को इसलिए दबाया जा रहा है, जमाने का प्रेशराइज किया जाना है कि आप सिग्नेचर कर दीजिए, अन्यथा हम आपकी आलोचना करेंगे, समाज में आपको बुराई का पात्र बनाएंगे। लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से डिगने वाला नहीं हूँ। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात से असहमत होंगे तो जैसा वो निर्देश करेंगे मैं उसका पालन करूंगा, लेकिन अपनी सच्चाई को, अपने जीवन के जो मेरे लक्ष्य सिद्धांत है उससे मैं डिगने वाले कामों में विश्वास नहीं रखूंगा। आपके बीच और नगर आयुक्त के बीच चल रही तनातनी किस तरीके से ख़त्म की जाएगी, क्योंकि आपके और उनके बीच में तनातनी चलती रहेगी तो जनता को काफ़ी भारी नुकसान इसमें चुकाना पड़ेगा? देखिए, नगर आयुक्त तो मेरे बीच में तनातनी ख़त्म हो जाए उसके लिए मैं अपने जो सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ उसको छोड़ दूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने उस मार्ग को छोड़ दूँ जहाँ मुझे झुकना पड़े। तो मैं तो उन बातों में विश्वास रखता हूँ कि मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा, अपने उस मार्ग को भले ही छोड़ दूंगा जहाँ की मुझे झुकने के लिए विवश किया जाए। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे महापौर विनोद अग्रवाल साहब। लगातार तनातनी के बीच में जो जनता है उसको लगातार पिसना पड़ रहा है, क्योंकि जो माहौल है वो इस समय इस तरीके का क्रिएट हो चुका है कि इधर से महापौर जी हैं जो वो अपने फेसबुक अकाउंट पे लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार मीडिया के सामने जो सत्य है वो रख रहे हैं। वहीं जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनके द्वारा भी जो अखबारों में मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि इस तरीके की 10 योजनाएं हमारे द्वारा बनाई गई, लेकिन महापौर के द्वारा उस पर सिग्नेचर नहीं किया गया है। लगातार जो दौर है, जो तनातनी का दौर है वो लगातार अभी भी जारी है, लेकिन इस तनातनी के दौर में जो जनता है उसको काफ़ी जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि जो तनातनी का दौर है वो कब जाके ख़त्म होता है और जनता को जो काम की सौगात है वो कब तक मिल पाती है। अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ पवन शर्मा, अभी न्यूज़, मथुरा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।